गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपको पता है कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है और हम सब प्रयास में हैं कि आपके एग्ज़ाम अच्छे हों और आप बेहतर से बेहतर करें, बहुत अच्छे नंबर लेके आएँ। इसी के प्रयास को जारी करते हुए हम लोग आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में आप लोगों को थ्योरीज़ में प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर, जो सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत समझने में दिक्कत होती है। होता क्या है कि आप लोग देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट में जो आपका पहला चैप्टर है वो बाल विकास और बाल्य वृद्धि है। ठीक है, वो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करा दूंगा एक बार। ठीक है, मैंने वो यूनिट छोड़ दी है बाल विकास वाली, आप लोग जितनी अवस्थाएँ वगैरह हैं वो ठीक से पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन वहाँ से आता है। दूसरा मैं स्टार्ट करा रहा हूँ आज सिद्धांत। ठीक है, तो आपका पहला सिद्धांत जो है वो एरिक इरिक्सन का साइकोसोशल थ्योरी है। मतलब क्या? मनोसामाजिक सिद्धांत। तो एरिक इरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। इसमें क्या है, चलिए ये समझने का प्रयास करते हैं। इसको पढ़ने से पहले आप लोग एक देखिए, आप लोगों के सिलेबस में ये वो सिगमंड फ्राइड का एक थ्योरी थी। ठीक है, उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की गई है। ठीक है, अहम, इदम और परम इदम। ठीक है, अब चलिए इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम उसी चीज़ को समझेंगे। ठीक है, कि ये होता क्या है। सबसे पहले इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, ये होता है। इनको हिंदी में हम बोलेंगे अहम, इदम और परम इदम। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अहम, ईदम, परम इदम, समझ गए? इड, ईगो, सुपर ईगो आपकी बुक में भी मेंटेन किया हुआ है। आप इस चीज़ को ख्याल से ध्यान से समझिए कैसे होता है। ये सिगमंड फ्राइड ने किया था। सिगमंड फ्राइड के थ्योरी को ही अपने सिद्धांत में लेके जो अपडेट थ्योरी निकाली थी वो किसने निकाली थी? एरिक इरिक्सन ने निकाली थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? मनोसामाजिक सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ दो वर्ड बने हैं, क्या? एक बना है मन प्लस एक बना है सामाजिक। ठीक है, तो हम वर्ड को देख के ही समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के प्रयास करते हैं कि हम उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में एक्सप्लेन कर लें क्या हो सकता है। तो होता क्या है? मनोसामाजिक मतलब मन और सामाजिकता। तो यहाँ हम सिद्धांत के नाम से ही जान पा रहे हैं कि मन और सामाजिकता की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं मन और संबंध जो बनेगा वो किससे बनेगा? सामाजिक से। ठीक है, तो सामाजिकता है। अब ये तो हो गया इसका नाम। अब आइए इड, ईगो और सुपर ईगो। देखिए, इड क्या है? इड आपकी नैतिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं आपकी मूलभूत आवश्यकताएं। ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं वासनाएं। वासनाएं, ठीक है, मतलब अहम जो होता है या इड जो होता है आपके दैनिक जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स। एक बार इसको हम ये भी कह सकते हैं कि नीड की थ्योरी। ठीक है, आवश्यकता की थ्योरी। क्या? कि हमें जो मूलभूत जीवन में, या इसको हम कह सकते हैं जैविक आवश्यकताएं। ठीक है, जैविक आवश्यकताएं मतलब नैतिक आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं, या वासनाएं कह सकते हैं, या जैविक आवश्यकता कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है। रोटी, कपड़ा और मकान। सिंपल सा डायलॉग है, सिंपल सी थ्योरी है कि ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। एक शारीरिक आवश्यकताएं भी होती हैं। ठीक है, हमारी इंद्रियों की आवश्यकताएं भी होती हैं। बहुत सारी आवश्यकताएं हमें नीड होती है जिनकी हमें समय समय के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, जैसे मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान। शारीरिक आवश्यकताएं और कुछ अलग होती हैं। ठीक है, पानी पीना, खाना खाना, ये सब हमारे क्या है? शारीरिक आवश्यकताएं हैं। तो इड जो है ये आती है हमारी नैतिक आवश्यकताएं। ये एक हमारा मन है, समझ रहे हैं आप? ये मन है। हमारा मन कर रहा है पानी पीने का, ठीक है, अभी पिया हमने। हमारा मन कर रहा है खाना खाने का, हम खाना खाए, ठीक है। अभी हमारा मन कुछ और करेगा तो हम कुछ और करेंगे। तो जो हमारा मन होता है,
अब क्या बात हो रही है, जो हमारा सिद्धांत ही क्या है, हमारा मनोसामाजिक सिद्धांत है। तो यहाँ बात चल रही है किसकी, मन की। तो हम अपने मन की बात करने के लिए इस सिद्धांत की थ्योरी को बनाया है एरिक एरिक्सन ने, कि जब बालक धीरे धीरे जैसे जैसे अवस्थाओं में बढ़ता है, जैसे जैसे उसका समय परिवर्तन होता है, तो उसकी जो आवश्यकताएं होती है, जो उसका मन होता है, वो मन की आवश्यकताएं उसकी परिवर्तन धीरे धीरे होती रहती है। ठीक है, तो ये जो ईड है ये हमारी नैतिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है, या मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसे हम वासनाएं भी कह सकते हैं। वासनाएं मतलब जब एक किशोरावस्था आती है या प्रौढ़ अवस्था आती है, तो हमारी एक शारीरिक मूलभूत एक आवश्यकता होती है जिसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, वासनाएं हो जाती हैं। जैविकता मतलब जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो समझ लिए यही होती हैं, मतलब जो चीज़ें हमारे शरीर मन और हमारे जो दैनिक जीवन में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो हमारी जैविक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा मन। अब देखिए, ईगो को छोड़ देते हैं, अब बात करते हैं परम ईगो की। समझ रहे हैं आप, परम ईगो क्या होता है? परम ईगो होता है हमारा सामाजिकता या संस्कार। ठीक है, संस्कार या संस्कृति। ठीक है, मतलब सामाजिकता, संस्कार, संस्कृति, नैतिकता आप यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, ये मूलभूत और वासनाएं और जैविक आवश्यकताएं हो जाएंगी। यहाँ आ जाएगा हमारा नैतिक आवश्यकताएं या नैतिकता। ठीक है, नैतिकता। देखिए अब होता क्या है, ये दोनों हमारे मन हैं। कभी कभी आपने जब कोई डिसीजन लेने का प्रयास करते हैं आप, तो आपके दो मन होते हैं। समझ रहे हैं आप, एक मन जो आपकी इच्छा होती है, वो इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि हमें वो काम करना ही करना होता है, लेकिन एक पीछे से कहीं कोने से आपके मन की आवाज़ आती है क्या, कि नहीं ये काम गलत है, इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो मन होते हैं। एक मन कहता है जो हम पे हैवी होता है, मतलब ये वाला, ये ईड जो होता है, अहम जो होता है, ये हम पे हावी होता है। ठीक है, यही काम कराता है सारे। तो अच्छे बुरे जो भी होते हैं वो सब यही डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आप समझते हैं पैसे की नीड। ठीक है, अब पैसे की नीड के लिए कुछ बच्चे, कुछ बालक या कुछ व्यक्ति कुछ गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर उन्हें सीधे रास्ते से पैसा नहीं मिल रहा तो वो गलत रास्ते पे निकलेंगे। अब गलत रास्ते पर जाते हुए वो जो उनकी नीड होगी, पैसे की नीड, वो क्या है, ईड है। ठीक है, लेकिन जब गलत काम करने वो जाएंगे या चोरी करने जाएंगे, कुछ भी काम करने जाएंगे, तो एक उनका मन होता है, कहते हैं ना अंतर्मन ने गवाही नहीं दी, मतलब अंतर्मन जो दूसरा मन होगा या कहीं कोने से एक आवाज़ आती है कि नहीं ये काम गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। भले ही काम करने के बाद आए या काम करने के पहले आए ये थॉट, लेकिन 1% वो थॉट आएगा जरूर। ठीक है, क्या होता है कि ये होता है हमारे ऊपर डिपेंड, कि हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। देखिए जो हमारी नीड होती है, अब मान लीजिए हमें पैसे की नीड है। ठीक है, अब पैसा हमें सही तरीके से नहीं मिल रहा, जितना हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो व्यक्ति क्या करेगा, किसी गलत रास्ते से जाके उस पैसे की नीड को पूरा करेगा। लेकिन ये जो है सुपर ईगो, ये बड़ा अच्छा होता है। ये सुपर ईगो क्या करता है, कहीं मन में छिपा बैठा होता है, क्योंकि ये वाला हावी है। ठीक है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, हम इसकी ज़्यादा मानते हैं, लेकिन ये जो है ये भी कहीं से अंदर से बोलता है कि नहीं ये काम गलत है, हमें ये नहीं करना चाहिए, कम पैसे से काम चला लो। ठीक है, सामाजिकता से काम चला लो या कोई और रास्ता बना लो, लेकिन हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये हमारा नैतिक, संस्कार या सामाजिक, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, सुपर ईगो में आती हैं। समझ रहे हैं आप, क्योंकि अगर हम गलत काम से पैसा लेंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे गलत रास्ते से, तो वो काम सामाजिकता से नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, वो हमारी मूलभूत आवश्यकता हो जाएंगी या जैविक आवश्यकता हो जाएंगी। लेकिन जो हमारा सुपर ईगो है, ये सुपर ईगो हमेशा उस काम को करने के लिए हमें रोकेगा। ठीक है, फाइट होती है। ठीक है, ये अपनी ज़रूरतें लेके बैठा है, ये अपनी ज़रूरतें लेके बैठा है। ठीक है, अब इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक वर्ड होता क्या है कि जो हमारा अहम है और परम इदम है, मतलब जो हमारा इड और सुपर ईगो है, इन दोनों में आपस में टकराव होता रहता है। हम डिसीजन लेने में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक मन कहता है कि हमें करना चाहिए, ठीक है, जो हावी होगा हम पे वो कहेगा करना चाहिए, लेकिन अगर हमारा सुपर ईगो सही है तो उस काम को हमें करने से रोक लेगा, क्योंकि वो गलत काम होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं टकराए जाते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं क्राइसिस। ठीक है, CRISIS। ठीक है, क्राइसिस, या इसे हम बोलेंगे
टर्निंग पॉइंट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट मतलब कि हम गलत काम करने जा रहे थे, लेकिन तभी हमारे दिमाग ने क्या किया, मन ने क्या किया, गवाही नहीं दी और हम वापस आ गए। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये टर्निंग पॉइंट होता है। इसको जो बैलेंस करेगा, मतलब जो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगी बीच में आके, ये वाली, ये क्या कहलाएगी, हमारी ईगो कहलाएगी, इदम कहलाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप। हमारे दो मन होते हैं, समझ ही लीजिए आप। एक क्या होता है, ईड होता है, एक सुपर ईगो होता है। ईड जो है वो ज़्यादा हावी होता है हम पे, क्योंकि जो हमारी बेसिक आवश्यकताएं होती है, नीड्स होती हैं, वो हम ईड के थ्योरी से करते हैं। और जो सुपर ईगो होता है वो हमें कहीं ना कहीं सामाजिकता और नैतिकता और संस्कार की बात सिखाता है, तो वो गलत काम करने से हमें रोकेगा। ये गलत काम करने से रोकेगा, लेकिन अगर ये सही काम करेगा तो ये हमें उसके लिए बढ़ावा देगा। ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। जब हम गलत काम करेंगे तो ये रोकेगा, माइनस करेगा उसको। ठीक है, और जब ये हम सही काम करेंगे तो ये हमें पॉजिटिव एनर्जी देगा कि हाँ हमें करना चाहिए और ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए। समझ रहे हैं आप। तो ईड, ईगो और सुपर ईगो, समझ गए। देखिए फिर दोबारा से, ईड क्या होता है, हमारी नैतिक आवश्यकताएं होती हैं जिन पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, पागल हो जाते हैं, हमारे इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाते हम। ठीक है, जैसे भूख लगी हो, अब भूख जब बच्चे को लगी होगी तो गुस्से में पागल हो जाता है, मम्मी को सुनाएगा, खुद से बनाएगा, जो भी करेगा। लेकिन उसको सुपर ईगो भी कहीं कहीं कहता है क्या, कि भाई मम्मी हो सकता है बिजी हो, खाना बनाने में लेट हो गया हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो वो अपने ईड को ज़रा थोड़ा सा डाउन रखे। ठीक है, तो ये कम ज़्यादा करता है और ये तो अपनी डिमांड हमेशा रखता ही है। ठीक है, तो जहाँ ये आपस में बैलेंस करेंगी दोनों चीज़ें, ठीक है, जहाँ सुपर ईगो और ईड बैलेंस करेगा, वो क्या होता है, हमारा ईगो होता है, ईदम होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, ईड, ईगो, सुपर ईगो समझ गए होंगे। सिगमंड फ्राइड ने इन्हीं तीनों चीज़ों को हमें समझा रहा है। ठीक है, अपनी थ्योरी में बताया है, मैंने भी आपको बताने का प्रयास किया है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक इरिक्सन ने क्या कहा है कि जो हमारा ईड, ईगो और सुपर ईगो है वो कई अवस्थाओं में, मतलब समय के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, समय के अनुसार बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं बदलेंगी, तो क्या होगा, उन अवस्थाओं के अनुसार हमारी जो नीड होगी, या ईड होगा या सुपर ईगो होगा, वो क्या होता है, बदलता रहता है धीरे धीरे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसकी अवस्थाओं की। एरिक इरिक्सन ने जो अवस्थाएं दी हैं वो टोटल 8 दी हैं। ठीक है, जैसे बाल्यावस्था में, मतलब बाल्यावस्था नहीं, जैसे बालक का विकास की अवस्थाएं होती है ना, उस तरह से ईड, ईगो और सुपर ईगो के लिए भी इन्होंने 8 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, 8 अवस्थाएं दी हैं। सबसे पहली हमारी होती है, जैसे बालक की होती है, तो सबसे पहले हमारी कौन सी होगी, शैशवावस्था। शैशवा अवस्था। ठीक है, शैशवा अवस्था की जो एज होगी वो कितनी होगी, 0 से 2 वर्ष। समझ रहे हैं आप, 0 से 2 वर्ष। यूं तो देखिए होता क्या है कि जैसे ही गर्भावस्था में एक भ्रूण की उत्पत्ति होती है, ठीक है, और भ्रूण बनने के बाद जैसे ही हमारे 9 मंथ गर्भावस्था के भी रहते हैं, उसमें भी हमें नीड होती है। ठीक है, तो वो नीड कौन पूरा करता है, एक माँ करती है। और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसकी जो है क्या, आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, नीड बढ़ती रहती है। ठीक है, बड़ा लालची होता है ये बच्चा। चलिए देखते हैं इसमें क्या इन्होंने बोला है। इन्होंने बोला है विश्वास वर्सेस अविश्वास। अब देखिए इसमें ये जो है थ्योरी में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिए क्या होता है। जब एक छोटा बालक होता है, आपके यहाँ भी कोई बच्चे होते हैं हमेशा, ठीक है, तो जब छोटा बालक होता है तो वो भी बड़ा लालची किस्म का होता है। समझ रहे हैं, लालची मतलब सबसे शैतान बच्चा। बच्चे को हम भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान के रूप में सबसे बड़ा शैतान भी होता है। कैसे, देखिए जब एक छोटा बच्चा होगा तो वो अपने माता और पिता दोनों पे विश्वास बनाने का प्रयास करता है। तो ये तो होगी विश्वास वाली बात। अब होता क्या है कि मम्मी से बेटा नहीं छुपा या बच्चा नहीं छुपता, मतलब रो रहा है वो और रो कर हम उसको शांत नहीं कर पा रहे, तो डैडी लेते हैं। अब डैडी क्या करते हैं, अपने बेटे को लिया, ठीक है, और उसको कंधे से लगा के हम निकल पड़ते हैं। ठीक है,
कंधे से लगा लिया या हमने झूला झुला लिया, कोई भी एक एक्टिविटी ऐसी की, या पैदल टहल लिए हम, तो उसको पसंद आ गई। ठीक है, अब वो क्या करेगा, शांत हो गया। अब वो नेक्स्ट टाइम हमेशा, अब उसका विश्वास क्या है, बन गया कि अगर मुझे डैडी लेंगे या जब मैं रोऊंगा तो रोने के बाद मुझे टहलना मिल जाएगा, या फिर मुझे घूमना मिल जाएगा, मतलब झूला झूलने को मिलेगा, या फिर कंधे से लग के मैं लोरी सुनूंगा। तो होता क्या है, लालच हो गया। ठीक है, अब वो बार बार रोएगा, दादी आई तब नहीं छुपा, मौसी आई तब नहीं छुपा। ठीक है, अब डैडी आए फिर से, डैडी ने क्या किया, बच्चे को गोद में लिया, झूला झुलाया या कंधे से लगाया या टहलने निकल गए, हो गया। आजकल के बच्चों का क्या है, सबसे पहले मोबाइल दिखा दो। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं लालच होता है कि मोबाइल देख रहा है बच्चा, अब उसको आदत हो गई। तो ये क्या होते हैं, विश्वास। उसे विश्वास हो गया कि जो मेरे मम्मी पापा हैं या मुझे जो भी रोते समय छुपाएगा वो मुझे झूला झुलाएगा ही। ठीक है, तो ये हो गया विश्वास। लेकिन अब उसे विश्वास वर्सेस अविश्वास। अविश्वास क्या होता है, उसे कहीं ना कहीं ये डर भी होता है कि अब डैडी नहीं है, मान लीजिए कोई और ले ले, वो तो नहीं झुलाएगा मुझे, तो कहीं ना कहीं उसका अविश्वास भी बना रहता है। तो विश्वास वर्सेस अविश्वास, शैशवावस्था में ये लड़ाई हमेशा उसकी चलती रहती है। ठीक है, शैशवावस्था में विश्वास और अविश्वास वाली बातें होती रहती हैं, समझता रहता है कि उसके मम्मी और पापा उसको छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उन पे विश्वास बनेगा, लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन उसको लेगा तो उस पर विश्वास नहीं बनेगा। तो ये विश्वास और वर्सेस अविश्वास की लड़ाई चलती रहती है, डिसीजन चलते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, इड हो गया, ये सुपर ईगो हो गया। ठीक है, अब सुपर ईगो क्या कहेगा, नहीं नहीं मुझे विश्वास करना पड़ेगा, है ना, मुझे चुपना पड़ेगा। अब मुझे भी गोद में लिया है किसी ने, मौसी ने लिया है, मौसी भी बड़ी दूर से आई है भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हो गई हमारी तो नीड्स हो गई। तो विश्वास केवल किस पे होता है, माता पिता पर होता है, और अविश्वास थर्ड पर्सन पे, मतलब किसी और, उस पर विश्वास करने में वो डाउट करता है कि मुझे छुपाएगा या नहीं, झूला झुलाएगा कि नहीं झुलाएगा, लोरी सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे शैशवावस्था की हो गई। चलिए नेक्स्ट अवस्था देखिए। अब नेक्स्ट अवस्था है हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसकी जो एज होती है हमारी वो कितनी होगी, 2 से या 3 से 4 वर्ष होगी। ये जो समय है हमारा बुक में अलग अलग तरीके से हम आपको मिल सकता है। ठीक है, अलग अलग थिंकर के हिसाब से ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 1 आध साल ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा नहीं। तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, अवस्थाएं जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अवस्थाओं के माध्यम से आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप शॉर्ट में लिख देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो अगर 8 अवस्थाएं आपको याद हैं तो 8 की थ्योरी जब आप बना के लिखोगे तो 3-4 पेज आराम से बन जाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था ये होती है शैशविक अवस्था के बाद। यहाँ जो लड़ाई होती है वो किससे होती है, स्वतंत्रता वर्सेस शर्म या लज्जाशीलता या लज्जा। ठीक है, शर्म या लज्जा। ठीक है, स्वतंत्रता या लज्जाशीलता। ठीक है, एक मिनट रुकिए, स्वतंत्रता या लज्जाशीलता। होता क्या है, जब बालक प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है तो वो गोद में झूलना, ये सारी चीज़ें उसकी बंद हो जाती हैं, बिस्तर पे लेटना। क्यों, क्योंकि वो खुद चलना फिरना स्टार्ट कर देता है। तो होता क्या है कि जैसे ही ये बालक थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है, घूमने निकल जाता है, कभी दुकान पे भाग जाएगा, कभी स्कूल भाग जाएगा, कभी कहीं भाग जाएगा। हाँ, जबकि उसको परमिशन नहीं होती, घर के बाहर भाग जाएगा। कुछ मम्मी डैडी की ड्यूटी यही होती है कि उठा के लाओ, बाहर चला गया बच्चा। हाँ, तो ये सारी कंडीशन होती है, तो ये अपने आप को स्वतंत्र फील करता है। ठीक, लेकिन जब ये है अपने आप को स्वतंत्र फील करेगा, बाहर जाएगा, बाहर की दुनिया देखेगा, तो वह अपने आप को कहीं ना कहीं शर्मशील महसूस करता है कि मैं इस समाज में घुल मिल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे एक अकेला बच्चा घर में रह रहा है, सपोज दैट, ठीक है, और वो बाहर चला जाए घूमने। ठीक है, और बाहर 4-5 बच्चे खेल रहे हो, 3-4। अब उस बच्चे को जो घर से गया, जो अभी तक नहीं निकला था, तो उस बच्चे को वो सारी चीज़ें नहीं आती होंगी जो उन बच्चों को पहले से आती हैं, है कि नहीं।
तो वो अपने आप को क्या करेगा, अपने आप को शर्मशील महसूस करेगा या उसको लज्जा महसूस होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इतना एक्टिव नहीं है उन चीज़ों में जितने एक्टिव दूसरे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उसको स्वतंत्रता कहाँ प्राप्त हुई? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, कुछ समय बाद हालांकि वो अपने आप को उस कंडीशन में ढाल लेगा या उन चीज़ों को सीख लेगा, लेकिन यहाँ जो लड़ाई होती है वो स्वतंत्रता वर्सेस शर्म से होती है। आप खुद समझ कीजिए कि कहीं कहीं आपको जब स्वतंत्रता मिलती है आप जाके बोलने की या किसी भी काम करने की, तो कहीं ना कहीं आपको एक शर्म या लज्जा या कह सकते हैं नर्वसनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये जो लड़ाई होती है प्रारंभिक बाल्य अवस्था में होती है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी खेल की अवस्था। इसके बाद आती है हमारी खेल की अवस्था। 4 खेल की अवस्था। ठीक है, ये जो एज होती है आपकी, ये एज होती है 5 से 6 वर्ष या 4 से 6 वर्ष मान लीजिए। और यहाँ जो लड़ाई होगी वो होगी किस चीज़ की? पहल वर्सेस दोस्त। ठीक है, पहल वर्सेस दोस्त। अब देखिए होता क्या है, जब बालक सहसावस्था में था तो वहाँ विश्वास वर्सेस अविश्वास, और जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर क्या हुआ, उसमें स्वतंत्रता वर्सेस शर्मशीलता या लज्जाशीलता या नर्वसनेस, ये सारी चीज़ें आ गई। अब जैसे ही खेल की अवस्था आई, मतलब वो 5-6 साल का हुआ, तो जाहिर सी बात है अपने आप को थोड़ा सा हीरो टाइप महसूस करेगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लीडर बनेगा। हाँ, तो वहाँ क्या होगा, उसको ये फील हो जाता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं सब कुछ काम करूँगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि बच्चों को होमवर्क के लिए हेल्प करो तो वो मना कर देते हैं, नहीं नहीं मैं खुद कर सकता हूँ। बुक्स बैग में रखने के लिए बोलो तब वो समझ जाते हैं, नहीं नहीं इतना काम तो मैं खुद कर सकता हूँ। कोई भी काम आप हेल्प करने के लिए जब जाएंगे, पेरेंट्स जाएंगे या दोस्त जाएंगे, तो वो क्या कहता है, नहीं नहीं मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका जो है ईगो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो अहम जो है उसका बढ़ रहा है, तो वो अपने आप में क्या माचो टाइप यूज़ करता है लैंग्वेज सारी, मतलब उसके दिमाग में एक अपनी पर्सनैलिटी बन गई कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, सारी चीज़ें खुद से कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, लीडरशिप आएगी उसके अंदर। लीडरशिप मतलब खेल के मैदान में जाएगा, कहेगा सबसे पहले मैं जाऊँगा। सपोज दैट कबड्डी खेल रही हो, ठीक है, अब कबड्डी जब खेल रही होती है तो एक एक खिलाड़ी खेलने जाता है, तो कबड्डी में वो क्या कहेगा, नहीं नहीं सबसे पहले मैं जाऊँगा क्योंकि मैं बड़ा हो गया। हालांकि 5 साल का बच्चा कबड्डी नहीं खेलता, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको कि खेल की भावना में जब वो खेलने जाएगा, क्रिकेट खेले, कुछ भी खेले, सपोज दैट रेस लगाए, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपने आप को रखेगा कि मैं ही हूँ और मैं ही सबसे बेस्ट करूँगा। ठीक है, अब मैं ही हूँ वाला जो मैं आ जाता है, जब ईगो बढ़ जाता है, आप खुद जानते हैं कि जब ईगो बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमसे गलतियाँ होती हैं, दोष होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को लीडर महसूस कर रहे हैं, बस ये दिमाग में चल रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, बाकी सब गलत है। तो जब खेल की अवस्था स्टार्ट होती है, 5-6 साल में बच्चा आता है, 5-6 वर्ष की एज में, तो वो सबसे पहले तो क्या करेगा, लीडरशिप, कि मैं जाऊंगा सबसे पहले, इस काम को मैं करूंगा, भले ही वो गड्ढे में गिर जाए। ठीक है, लेकिन हीरो जरूर बनेगा कि मैं ही करना है। ठीक, और जब पहल वो करेगा तो जब उसने कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा, सीखा नहीं होगा, किसी से अनुभव नहीं लिया, तो क्या होगा, गलती होगी, दोष हो जाएगा। तो यहाँ लड़ाई होती है पहल वर्सेस दोष। हालांकि बाद में वो एक्सपीरियंस लेके सीख जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ईदम हो जाएगा, उसका ईगो बन जाएगा, बैलेंस कर लेगा वो इन दोनों के बीच में। लेकिन जब शुरू में करेगा तो लड़ाई कहाँ होगी, ईड और सुपर ईगो। ठीक है, ये कहेगा नहीं नहीं पहले पहल मत करो, पहले देख लो, सीख लो, गलती हो जाएगी। लेकिन ये क्या, ये माचो है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इड, मतलब इसका जो इड है वो इसके ऊपर हावी है कि मैं ही करूँगा और मैं ही सबसे अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड अवस्था। इसके बाद देखिए, इसके बाद होती है हमारी विद्यालय की अवस्था या स्कूल अवस्था। 4th नंबर, विद्यालय या स्कूल की अवस्था। ठीक है, अब इसकी जो एज होगी वो आपको 7 से 12 मिल जाएगी या 6 to 12 मिलेगी। ठीक है, ये सारी आपको मिलेगी। अब इसमें जो लड़ाई होती है वो होती है परिश्रम वर्सेस
हीनता। ठीक है, परिश्रम वर्सेस हीनता, मतलब जब बालक विद्यालय या स्कूल में जाता है, 7 साल का हो जाता है, तो यहाँ उसको 2 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले बच्चे मिलेंगे, ठीक है, क्लास में नए बच्चों में जाएगा, नई चीज़ें मिलेंगी, नया सिलेबस मिलेगा, नए टीचर्स मिलेंगे। ठीक है, अब उनके साथ आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें पहल और दोष वाली कंडीशन थी, तो उसका ईगो भी है। ठीक है, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक आईडी बनाना चाहेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, परिश्रम करेगा। अब जब परिश्रम करेगा तो उसके साथ साथ उसकी जो है, उसके दिमाग में जो लड़ाई होगी वो किस चीज़ से होगी, हीनता से होगी। क्यों, क्योंकि जब तक ये पॉजिटिव करता रहेगा, मतलब जब तक इसका रिजल्ट अच्छा आता रहेगा, जब तक ये टेस्ट में बेस्ट करता रहेगा, जब तक ये क्लास में अच्छे जवाब देता रहेगा, तब तक ये क्या होगा, हीरो बनेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसका क्या होगा, जैसे ही इसका परिश्रम कहीं गलत हो जाए या कहीं ये थोड़ा सा वीक हो जाए, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, हीनता आ जाएगी। ठीक है, हमेशा, क्योंकि परिश्रम लगातार एक जैसा नहीं चलता, तो वैसे ही आपको परिणाम भी हमेशा पॉजिटिव नहीं मिलते, कभी कभी नेगेटिव में मिलते हैं। तो यहाँ जो लड़ाई होती है वो किस में होती है, परिश्रम और हीनता में होती है। ये परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा तो अच्छे से रिजल्ट आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे तो हीनता होगी नहीं, लेकिन जैसे ही परिश्रम खत्म होगा तो यहाँ हीनता आ जाएगी। अब आपने देखा होगा जब स्कूल में हम जाते हैं तो सब बच्चे क्या करते हैं, अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, इमेज बनाना चाहते हैं, और वो इमेज क्या होती है, कैसे बनती है, परिश्रम के हिसाब से। अब परिश्रम जब खराब हो जाए तो हीनता आ जाती है। ठीक है, ये समझ गए आप। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, हमारी जो 5th नंबर है वो है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था ये होती है हमारी 13 से 18 वर्ष, तूफानी अवस्था। ठीक है, सबसे खतरनाक अवस्था। ठीक, इसमें जो हमारी लड़ाई होगी वो किस चीज़ की होगी, अहम पहचान, अहम पहचान वर्सेस किस चीज़ की, भूमिका दुविधा, भूमिका दुविधा। ठीक है, यहाँ जो लड़ाई होती है मतलब अपनी पहचान की और भूमिका दुविधा की। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये एज आ जाती है 13 से 18 साल, तो आप समझते हैं ये बड़ी तूफान की अवस्था होती है ना, किशोरावस्था। सारे उथल पुथल जितने भी परिवर्तन होते हैं ना, सोच विचार में, आपकी नीड्स में, जितनी आपकी आवश्यकताओं में बदलाव होते हैं वो यहीं होते हैं। जो इसने ये संभाल लिया, ठीक है, वो सुपर ईगो प्राप्त कर लेगा, लेकिन जिसने ये नहीं संभाला तो वो ईगो पे ही रहेगा। ठीक है, इड पे रहेगा। होता क्या है कि यहाँ जब बालक विद्यालय चला जाता है और उसमें हीरो बनने वाली प्रवृत्ति आ जाती है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ लड़ाई होती है किसकी, अपनी एक इमेज बनाने की, एक पहचान बनाने की। ठीक है, समाज में अपनी एक अलग दृष्टि या एक पोजीशन प्राप्त करने की। समझ रहे हैं आप, जैसे अगर ये स्कूल में जाएगा, ठीक है, तो क्लास में मॉनिटर बनेगा, सोचेगा, या क्लास में हीरो बनेगा, सबसे सृजनात्मक बालक बनेगा, ये प्रयास करता है अपने आप को हीरो टाइप दिखाने के लिए। ठीक है, अब जब ये मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, गलतियां कर करके सीखेगा, तो कहीं ना कहीं इसकी पहचान बनेगी। ठीक है, लेकिन जब इसकी पहचान बनेगी तो पहचान के साथ साथ इसकी जो सुपर ईगो होगी वो कहीं ना कहीं ये कहेगी कि बेटा मेहनत तो कर ली, ठीक है, आपने पोजीशन भी प्राप्त कर ली, लेकिन अब क्या होगा कि आप अपनी भूमिका को निभा पाएंगे या उस भूमिका पर खरे उतर पाएंगे, या जो पोजीशन आपको मिली है उस पर बेस्ट कर पाएंगे। तो ये जो लड़ाई होती है अपनी पहचान और भूमिका से होती है। सपोज दैट एक बच्चा मॉनिटर बन गया, ठीक है, क्लास की व्यवस्था उसको दे दीजिए। अब क्लास की व्यवस्था अगर ठीक से बन गई तो उसकी अपनी एक पहचान बनेगी टीचर की नज़रों में कि हाँ ये हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, हमने मॉनिटर ठीक से बनाया। लेकिन मॉनिटर को हमेशा ये डर रहता है कि कहीं क्लास के शोर की आवाज़ सर को चली गई तो अपनी तो पहचान गई, ठीक है, अपनी भूमिका जो अपनी पोजीशन है, अच्छी रैपो बनाई हुई है, वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ किशोरावस्था में ये दिक्कत बड़ी होती है। आपको पता है BFGF, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, या जो भी बाल्यावस्था में होगा, किशोरावस्था में, वो दूसरों की नज़रों में हमेशा अपने आप को हीरो साबित करने का प्रयास करते हैं। हीरो साबित करने का मतलब अपनी एक आईडी, अपनी एक पहचान बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
और पहचान बनाते बनाते वो अपनी एक जो पोजीशन बना लेते हैं, उस पोजीशन को वो कितने समय तक बरकरार रखें ये उनके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ लड़ाई होती है अपनी पहचान और भूमिका की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 6 नंबर। नेक्स्ट जो है हमारी 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है? तरुण वयस्क अवस्था। तरुण वयस्क अवस्था। ठीक है, इसकी जो एज होगी वो कितनी होगी? 19 से कितना? 35 वर्ष या 30 वर्ष आपको मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ जो लड़ाई होती है वो कैसी होती है? घनिष्ठता वर्सेस विलग्न। या इसको कह सकते हैं अलगाववाद। ठीक है, घनिष्ठता वर्सेस विलग्न। ठीक है, समझ गए आप? घनिष्ठता वर्सेस विलग्न। विलग्न मतलब देखिए होता क्या है, जैसे ही किशोरावस्था में बालक होता है, जैसे ही किशोरावस्था में बालक होता है तो वहाँ वो अपनी एक पहचान बना लेता है, अपनी एक भूमिका बना लेता है। ठीक है, लेकिन जैसे ये तरुण वयस्क अवस्था आती है, जब वयस्कता में बालक आता है, 19 साल का हो जाता है, तो उसे हम एक मैच्योर बालक कह सकते हैं। ठीक है, 19 साल के बाद जब मैच्योरिटी आती है तो देखिए यहाँ से ही वो निकल के आता है क्या? घनिष्ठता। अब यहाँ जब 18-19 साल का बच्चा होता है तो वह क्या करेगा? अपने दोस्तों में, क्लास में कहीं ना कहीं एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। कैसे? एक लड़का है, सपोज दैट, क्लास में पढ़ रहा है, कोई उसको अचानक से उसका ध्यान भटका दे। ठीक है, ध्यान भटकाना समझ रहे हैं आप? उसकी मतलब बॉडी कहीं और, नज़रें कहीं और, दिमाग में कुछ और चल रहा है। पढ़ने के लिए आया है बच्चा, लेकिन दिमाग क्या चल रहा है? कहीं और चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कोई और चीज़ों में जो उसका ईड है वो कहीं और भाग रहा है। उसकी जो नीड है अब क्या है? घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की है। क्या? कि उसको एक अच्छा दोस्त चाहिए, उसको एक अच्छा पार्टनर चाहिए जो उसकी बात सुने, जो उसे समझे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है वो। अब दोस्त हो जाए, दोस्त लड़की लड़का दोनों कोई भी हो सकता है, तो जेंडर वाली दिक्कत तो सब में होती है। ठीक है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सपोज दैट ये कह लीजिए आप। तो जब यहाँ जो आकर बालक जो होता है वो घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, एक पार्टनर या एक दोस्त उसको ऐसा चाहिए होता है जिससे वो अपनी बातें या अपनी थिंकिंग को शेयर कर सके। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है? यहाँ लड़ाई होती है, उसके मन में डर होता है कि जो मेरा घनिष्ठ मित्र है, जो मेरा पार्टनर है, अगर एक बार अलग हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ लड़ाई चलती है कि घनिष्ठता और विलग्न की। होता क्या है, जब क्लास में हम रहते हैं तो सपोज दैट एक ग्रुप बन जाए दोस्तों का। ठीक है, अब दोस्तों का जब ग्रुप बन जाए तो वो दोस्त जब मिल के सारे काम करेंगे, अपनी सारी चीज़ों को एक साथ यूनिट में काम करेंगे, अपनी थिंकिंग मैच काम करेंगे करके, तो वो बेस्ट काम होता है। ठीक है, उसका जो रिजल्ट होता है वो बेस्ट होता है। लेकिन अगर उसमें से एक दोस्त अचानक से कम हो जाए, ठीक है, जैसे उसमें से कोई एक दोस्त अचानक से विलग्न हो जाए, मतलब उसको इमरजेंसी हो जाए या उस दोस्तों से थोड़ा सा अलग हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है? परिवर्तन हो जाती है चीज़ें। क्यों? क्योंकि उसकी विलग्नता हो गई है ना। अब इनको दोनों में जब वो घनिष्ठ मतलब जब वो वापस आएगा तो जो पहले वाले मित्र हैं, कहीं ना कहीं उन दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए फिर से घनिष्ठता स्थापित करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब घनिष्ठता स्थापित हो जाएगी या उसके जो संबंध होंगे वो अच्छे हो जाएंगे, तो रिजल्ट अपने आप फिर पॉजिटिव आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ जो इस एज में लड़ाई होती है घनिष्ठता और विलग्नता की होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर। मध्य वयस्क अवस्था। मध्य वयस्क अवस्था, और इसकी जो एज होती है वो होती है 35 to 55। ठीक है, और यहाँ इस अवस्था में जो लड़ाई होती है वो होती है सृजनात्मकता वर्सेस निष्क्रियता। ठीक है, निष्क्रियता।
होता क्या है, इस एज में जब बालक या व्यक्ति आ जाता है, बालक तो नहीं रहा क्योंकि 35 साल का हो गया, ठीक है, जब यहाँ व्यक्ति आ जाता है तो उसको जो अपने आप ने पहले किया है, ठीक है, सपोज दैट एक 5 साल किसी के पीछे बर्बाद कर दिए, सपोज दैट रिजल्ट ख़राब हो गया, मेरिट डाउन हो गई, या जिस टारगेट को वो अचीव करना चाह रहा था उसमें लेट हो गया, तो यहाँ आकर इस एज में उसको बड़ा पछतावा होता है उन चीज़ों पे। यहाँ पछतावा क्या होता है कि मैंने इतना समय यार ऐਵੇਂ ही बर्बाद कर दिया किसी के चक्कर में, किसी के लिए, खुद के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं। तो यहाँ उसमें सृजनशीलता की एक भावना उत्पन्न होती है। सृजनशीलता मतलब कि जो भी हूँ मैं हूँ, मुझे खुद के लिए कुछ करना है, नई चीज़ें करना। सृजन मतलब होता है नई चीज़ों का आविष्कार करना। तो यहाँ से एक वो अपना नया रास्ता, नई क्रिएटिविटी, नई थिंकिंग, नई सोच के साथ कुछ करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यहाँ सृजनात्मकता उसके अंदर आ जाती है। लड़ाई क्या होती है, निष्क्रियता, ठीक है, लड़ाई होती है निष्क्रियता के साथ। क्यों? क्योंकि जब वो खुद से कुछ करेगा, कुछ नया करने का प्रयास होता है, तो एक हमारा जो कहीं मन है वो उसमें कहीं डाउट ये रहता है कि अगर हम इस काम में फेल हो गए तो क्या होगा, ठीक है, उस काम में फेल हो गए तो क्या होगा, या हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो सृजनशीलता की जो भावना उत्पन्न हो जाती है, जो मैच्योरिटी लेवल जो बढ़ जाता है, या मैच्योरिटी जब आनी स्टार्ट होती है, तो वो यहीं आती है, ठीक है। यहाँ पूरी तरह मैच्योर हो जाता है बंदा, ठीक है, जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह निखर जाता है यहाँ। तो यहाँ क्या होती है, सृजनशीलता की भावना उत्पन्न होती है और साथ में निष्क्रियता की एक वो भी भावना रहती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं लास्ट पॉइंट। इसके बाद है परिपक्वता, 8 नंबर। परिपक्वता ये होती है 55 प्लस की एज कह लीजिए, 60 प्लस की एज कह लीजिए, ठीक है, या कुछ भी कह लीजिए। यहाँ पे जो इनमें जो आपस में 2 टॉपिक होते हैं वो कौन से होते हैं, अहम संपूर्णता वर्सेस निराशा। निराशा मतलब यहाँ जो है 8th पोजीशन में, या ये 8 अवस्थाएं बताई है एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। 8वीं अवस्था है परिपक्वता। परिपक्वता में अहम संपूर्णता मतलब यहाँ आकर जब वृद्ध अवस्था में हम आ जाते हैं, 55 साल में आदमी जो है या व्यक्ति जो है वो परिपक्व हो जाता है हर काम में और अपने आप को एक ठहराव की स्थिति में ले आता है, ठीक है। तो यहाँ अपने आप को संपूर्ण महसूस करने लगता है कि हाँ मुझ में संपूर्णता हो गई, मैंने सामाजिकता प्राप्त कर ली, मैंने परिवार देख लिया, मैंने अपनी फैमिली देख ली, ठीक है, मैंने समाज में भी अपनी एक अच्छी पोजीशन बना रखी है, सब काम मैंने अच्छे किए। तो यहाँ अपने आप में वो एक संपूर्ण व्यक्ति महसूस करता है। लेकिन साथ में निराशा क्या होती है, यार मैंने ये काम नहीं किया, अभी मुझे ये करना था, वो नहीं हो पाया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ आके बस क्या रह जाता है, एक खाने पीने का स्वाद, ठीक है, उसको सारी चीज़ें क्या चाहिए, टेस्टी होनी चाहिए, बच्चों की तरह हो जाता है बस। सपोज दैट फिर दोबारा एक बचपन स्टार्ट हो जाता है कि बस जो चाहिए वो चाहिए, जो चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो होती है अहम मतलब इड जो होता है वो संपूर्णता की ओर जाता है, ठीक है। जितनी इसकी डिमांड होती है, जितनी इसकी नीड होती है, वो सब क्या होती है, धीरे धीरे यहाँ पूरी हो जाती है। बस निराशा किस बात की रहती है, कि इस बात की कि मुझे ये काम करना था, मैं नहीं कर पाया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी समझ में आई होगी, मनोसामाजिक सिद्धांत ठीक से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे, लेकिन हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, कम है, ठीक है। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बनाएंगे, ठीक है, कैसे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है। और अभी मैं ये कहूँगा कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले आप वीडियो को देखकर आप क्या करते हैं, लाइक कर देते हैं। लाइक करने से ही कुछ नहीं होगा, वीडियो को पूरा देखिए, उसको टॉपिक को समझिए क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। जितने भी टॉपिक करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ पढ़े पढ़ाए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें 90% आपको हमेशा मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने। जो सिद्धांत है इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन 101% पेपर आउट है चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। और एक फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन आएगा बाल विकास का, ठीक है। विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, ये सारी चीज़ें अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही होंगी वो चीज़ें, तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। जितने टॉपिक आप हमें कमेंट करके बताएंगे हम उनको करेंगे। एक समूह गति की किसी ने भेजा था मुझे, समूह गत्यात्मिकता, ठीक है, उसकी वीडियो मैं आजकल में जल्दी से बना दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थैंक यू।